मेरा नाम इशिका है। अरे जल्दी से खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है, पापा ने गुस्से से कहा। उसी समय माँ कहने लगी कि घर में खाने का कुछ भी नहीं है, जाते क्यों नहीं हो काम पर। मैं तो तुम्हारी इन हरकतों से बहुत तंग आ गई हूँ। तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता कि हमारी बेटी जवान हो रही है, बेटा अभी छोटा है, मगर तुम हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। अरे दुनिया के उन पिता से पूछो जो अपने बच्चों के लिए ना जाने कैसी कैसी मेहनतों का सामना करके अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनका पेट भरते हैं, मगर तुमने तो मेहनत करना कभी सीखा ही नहीं है। एक नंबर के कामचोर हो। पापा थे कि बस माँ की सारी बातों को सुनकर अपने कानों से निकाल दिया करते थे। उनको तो जैसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। हम लोग एक छोटे से इलाके में रहते थे। मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। माँ ने मेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया था, लेकिन अब मैं जवान हो चुकी थी। जैसे तैसे मैंने अपना इंटर कंप्लीट कर लिया था। अब मैं कॉलेज में पढ़ना चाहती थी। यहाँ तो हम लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, तो फिर कॉलेज में कैसे पढ़ सकते थे। मेरे पापा अपनी शादी से पहले भी कोई काम नहीं करते थे। हमेशा दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना, बाप के पैसों पर जिंदगी गुजारना ही उनका काम था। कभी उन्होंने मेहनत मजदूरी करना नहीं जाना था। वो समझते थे कि सारी जिंदगी वो अपने पिता की कमाई से ही गुजार सकते हैं, लेकिन कामयाब बनने के लिए और जिंदगी में सारी सहूलत लाने के लिए जब तक इंसान मेहनत ना करे, तब तक वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। मेरी दादी को लगा कि मेरे पापा वक्त के साथ साथ सुधर जाएंगे। जब उनकी शादी हो जाएगी, पत्नी और बच्चे होंगे, तब वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। लेकिन मेरे पापा एक ऐसे इंसान थे जो बदलने वाले नहीं थे। मेरे दादा दादी तो एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन मेरे पापा ने मेरी माँ का जीना दुश्वार कर दिया। मेरी माँ खाते पीते घर की थी। दादा दादी के मरने के बाद मेरे पापा के भाइयों ने भी उनको छोड़ दिया। वो लोग अपने परिवार के साथ अलग हो गए, मगर पापा की आदत अभी भी वही थी। वो अगर किसी एक दिन काम कर लेते तो बहुत थक जाते थे और दूसरे दिन उनका शरीर कोई भी हरकत नहीं करता था। मेरे पापा ने कभी काम नहीं किया था, इसलिए वो किसी भी काम पर जाने से बहुत घबराते थे। सारी जिंदगी उन्होंने बैठकर खाया था, लेकिन अब उनके आगे बच्चे आ गए थे, पत्नी भी थी। अब तो उन्हें पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही था। मगर मेरे पापा एक ऐसे इंसान थे जिन्हें सिर्फ अपना पेट भरना होता था, बाकी उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं था। जब तक मेरे नाना नानी जिंदा थे, वो मेरी माँ का बहुत साथ दिया करते थे। वो जानते थे कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी गलत इंसान के साथ कर दी। मेरे माता पिता की शादी के 2 साल बाद मैंने जन्म लिया और मेरे जन्म के 3 साल बाद मेरे भाई ने जन्म लिया। मेरे भाई का नाम सागर था। सागर मुझसे उम्र में 3 साल छोटा था। माँ को लगता था कि वो बड़े होकर हमारा सहारा बनेगा, हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। लेकिन पहले तो हमारा बचपन ही अच्छे तरीके से गुजरना था, तब हम जवानी की दहलीज पर पहुँचते। हमारे बचपन की तो हमारे पिता को कोई फिक्र ही नहीं थी। हमारी फिक्र सिर्फ हमारी माँ ही किया करती थी। मेरे 2 मामा जी थे, उन दोनों की शादियाँ हो चुकी थीं। वो अपने परिवारों में बिजी हो गए थे। नाना नानी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद उन्होंने कभी अपनी बहन को उस नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से मेरे नाना नानी देखा करते थे। अब तो हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा परेशानियों से गुजरने लगी थी। घर में खाने पीने के लाले पड़ने लगे थे। पापा को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, बस उन्हें टाइम पर खाना चाहिए होता था। अगर माँ उन्हें टाइम पर खाना नहीं देती तो वो मेरी माँ पर हाथ तक उठा लिया करते थे। पापा ने तो कभी हम दोनों बहन भाई के बारे में भी नहीं सोचा था। कई कई रातें ऐसी होती थी जब हम दोनों बहन भाई भूखे सो जाया करते थे। घर के बिगड़ते हुए हालात मेरी माँ से संभाले नहीं जा रहे थे। उन्होंने तो कई बार मेरे नाना नानी से पैसे लेकर पापा को कोई ना कोई काम करवाने का भी बंदोबस्त करवा दिया था, मगर पापा थे कि उन पैसों की भी बर्बादी कर दिया करते थे। किसी काम में उनका मन नहीं लगता था। एक बार मेरी माँ ने अपने हाथ के कंगन बेचकर पापा को रिक्शा दिलवा दिया था और कहा था कि इनसे जो पैसे कमाया करोगे वो हमारे बहुत काम आएंगे। रिक्शा चलाने से तुम्हें जो पैसे मिला करेंगे उससे हम 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ खा लिया करेंगे। मगर पापा ने एक दिन रिक्शा चलाया और अगले दिन उसे बेचकर घर में राशन का इंतजाम कर दिया था। मेरी माँ तो इस पर अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। हर तरह से कोशिश कर ली थी कि पापा खुद ही पैसे कमा लिया करे, मगर उनकी हर बार की कोशिश नाकाम रही थी। इसलिए अब वो खुद ही लोगों के घरों में काम करने जाने लगी थी। मैं बहुत सुंदर थी। मैं सुंदरता में अपनी माँ पर नहीं गई थी, बल्कि अपने पापा पर गई थी, क्योंकि मेरे पापा देखने में बहुत सुंदर थे, जबकि मेरी माँ मामूली सी थी, मगर वो गृहस्थी को संभालना बहुत अच्छे से जानती थी।
कई बार मैंने भी माँ से कहा था कि मुझे भी अपने साथ लेकर चला करो, मगर मेरी माँ का कहना था कि मेरी बेटी, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। तुम्हें नहीं पता, जब मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ तो लोग मुझे कैसी कैसी नज़र से देखते हैं। मैं खुद तो ऐसे हालातों का शिकार बनती हूँ, मगर मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी भी लोगों की गलत नज़रों का शिकार बने। मैं भले ही कम पैसों में गुजारा कर लूँगी, लेकिन कभी भी अपनी बेटी को किसी मुश्किल में नहीं डालूँगी। तुम ऐसे काम मत करो। मगर घर के हालात तो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। अब तो पिताजी सारा सारा दिन हमारे मोहल्ले की चौक में गुजार दिया करते थे, जहाँ पर सारे आदमी आपस में बैठकर बातें किया करते थे। ये ऐसे लोग होते थे जो ज़्यादातर फ्री ही होते थे। माँ ने सागर को छोटी सी किराना स्टोर पर लगा दिया था। वहाँ वो सामान बेचने लगा था और वहाँ का मालिक उसे थोड़े बहुत पैसे भी दे दिया करता था। एक दिन मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि मैं तुझे तेरे मामा जी के घर छोड़ आती हूँ। मैंने कहा, क्यों माँ, आप मुझे वहाँ छोड़कर क्यों आना चाहती हो? मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। मगर माँ कहने लगी कि बेटा, मैं ये सब तेरी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। तू जवान हो रही है और मैं तेरी शादी करवाना चाहती हूँ। यहाँ रहते हुए तो तेरी शादी कभी भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि तेरे पिता ने कभी तेरे बारे में सोचा ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि तू अपने मामा जी के घर रहे, तो मैं तेरी सारी जिम्मेदारी उन लोगों पर ही डाल दूँ। उनसे कहूँ कि मेरी बेटी की शादी भी आप लोगों को ही करनी है। तू वहाँ रहेगी तो शायद तेरे मामा तेरा एडमिशन किसी कॉलेज में भी करवा दें, और अगर नहीं भी करवाया तो वो लोग तेरी शादी तो करवा ही सकते हैं ना, क्योंकि तेरे मामाओं की सोच भी बिल्कुल ऐसी है जैसे तेरे नाना नानी की सोच थी। हाँ, भले ही अब वो लोग अपने परिवार में बिजी हो गए हैं, लेकिन तू उनकी भांजी है, उनकी तो नौकरियाँ भी अच्छी हैं। अगर वो तेरी शादी की जिम्मेदारी ले लेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा, लेकिन माँ, ये जिम्मेदारी तो मेरे पिताजी की है। माँ कहने लगी कि बेटा, तेरा पिता तो कभी जिम्मेदारियों को नहीं समझेगा। मुझे ही तेरे लिए कुछ न कुछ करना होगा। तेरा भाई भी अभी अच्छा नहीं कमाता। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैं जल्द ही तेरी शादी कर दूंगी। माँ ने मुझसे जो कहा मैंने खामोशी से मान लिया था, और फिर वो अगले ही दिन मुझे मामा जी के घर छोड़ने के लिए चली गई थी। पहले भी हम लोग यहाँ कभी कभी आया करते थे, लेकिन अब जब वो मेरा कपड़ों से भरा बैग मेरे साथ लेकर यहाँ आई तो उनको देखकर मेरी मामियाँ शॉक्ड रह गई थी। मेरे मामा जी भले ही हम लोगों को ज़्यादा याद नहीं करते थे, लेकिन जब हम लोग वहाँ जाते थे तो वो हमारी बहुत इज्जत करते थे। मेरी माँ को खर्च के लिए थोड़े बहुत पैसे भी दे दिया करते थे, लेकिन अब की बार तो मेरी माँ मुझे ही यहाँ छोड़ने के लिए आ गई थी। माँ कहने लगी कि भैया, मैं अपनी बेटी को आपके घर छोड़ने के लिए आई हूँ। ये कुछ दिन यहाँ रहेगी। उधर घर में हालात बहुत ख़राब हैं, ये आगे पढ़ना भी चाहती है। मैंने इससे कहा है कि कुछ दिन मामा जी के घर रह लो। मेरे बड़े मामा जी कहने लगे कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो हमारे घर की ही बच्ची है। कुछ दिन क्या बेटा, तुम जितने दिन चाहे हमारे घर पर रह सकती हो। मामा जी के मुंह से ये बात सुनकर मेरी माँ तो खुश हो गई थी, मगर मेरी मामियों के चेहरे उदास पड़ गए थे। मेरे बड़े मामा जी के 2 बेटे थे, जबकि छोटी मामी की एक ही बेटी थी। मेरे बड़े मामा के दोनों ही बेटे दूसरे शहर में नौकरी करते थे, जबकि छोटे मामा की बेटी अभी छोटी थी और पढ़ाई कर रही थी। माँ तो मुझे यहाँ छोड़कर चली गई थी, लेकिन दोनों ही मामियों का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं उनके घर में उनके साथ खुशी खुशी रहना चाहती थी। वो लोग मेरे यहाँ आने का मकसद समझ चुकी थी। उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उनके पति अपनी बहन और उसके परिवार को क्यों समझते हैं। उनका मतलब यही था कि अब आगे उनके बच्चे हैं और उनके पति अब अपने बच्चों पर ध्यान दें। आखिर कब तक वो अपनी बहन और उसके बच्चों पर ध्यान देते रहेंगे। जिस दिन मेरा मामा जी के घर पर पहला दिन था, रात का खाना खाने के बाद मैं छोटे मामा की बेटी पूर्वी के कमरे में सोने के लिए चली गई थी, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि छोटी मामी के पास बातें करने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि छोटी मामी ज़्यादातर देर से ही सोती थी। मगर जब मैं छोटी मामी के कमरे की तरफ गई तो मेरे कदम उनके दरवाजे पर ही रुक गए थे। वो छोटे मामा जी से झगड़ा कर रही थी, कह रही थी कि हम तो तुम्हारी बहन से बहुत तंग आ गए हैं। आखिर बड़े भाई साहब ने इशिका को यहाँ कैसे रोक लिया? 1-2 दिन की कोई बात नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो तुम्हारी बहन से कहा है कि वो जितने दिन चाहे यहाँ पर रह सकती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बहन के क्या इरादे हैं। उसका पति तो कभी कुछ नहीं करता। वो चाहती है कि अपनी बेटी को यहाँ हम लोगों के सर पर छोड़कर चली जाए और हम लोग उसकी जवानी को बढ़ते हुए देखकर उसकी शादी करवा दें। फिर वो और उसका पति सारी जिम्मेदारियों से बच जाएंगे। इस पर मेरे छोटे मामा जी अपनी पत्नी से कह रहे थे कि कोई बात नहीं, अगर हम अपनी भांजी की शादी अपनी जिम्मेदारी पर करवा भी देंगे तो। वैसे भी मेरी बहन ने अपने पति को सुधारने की
हर तरह से कोशिश कर ली है। अब जब उसका पति कोई जिम्मेदारी नहीं समझता तो क्या किया जाए। मामा और मामी में आपस में बहुत बहस हो रही थी। ये सुनकर मैं उल्टे कदमों से वापस पूर्वी के कमरे में आकर लेट गई थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मामी समझ गई थी कि मेरी माँ का क्या मकसद है, मगर मेरी माँ बहुत मजबूर थी। वो मुश्किल वक्त में अपने भाइयों के पास नहीं आती तो फिर कहाँ जाती। इस दुनिया में उनका उनके भाइयों के अलावा और कोई था भी तो नहीं। जब अगला दिन निकला तो बड़े मामा जी मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे कि जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने कहा क्यों मामा जी? तो वो कहने लगे कि मैं तुम्हें अपने साथ कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने फिर भी उनसे दोबारा पूछा कि कहाँ, तो मामी जी भी चौंक कर मामा जी को देख रही थी। मामा कहने लगे कि मैं तुम्हारा एडमिशन कॉलेज में करवाना चाहता हूँ। कल तुम्हारी माँ ने बताया था ना कि तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है, तुम आगे पढ़ना चाहती हो, मगर घर की परेशानियों की वजह से तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सका। मैं तुम्हारा एडमिशन करवाने जा रहा हूँ, अब तुम आगे पढ़ सकोगी। मामा जी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। वो मुझे अपने साथ ले गए थे और उन्होंने मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था। मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। कुछ दिन गुजर गए थे। मैंने माँ को फ़ोन करके बता दिया था कि मामा जी ने मेरा एडमिशन करवा दिया है। साथ ही साथ मैंने उनको ये भी बताया था कि दोनों ही मामियों का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। माँ कहने लगी कि बेटा, तुझे अपनी ज़िंदगी संवारनी है तो वहाँ पर सब कुछ बर्दाश्त करके रहना होगा। तेरी मामियों का बर्ताव तेरे साथ जैसा भी हो, तू खामोशी से उसको बर्दाश्त कर। इसके साथ ही माँ ने मुझे ये भी बताया था कि सागर की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही। मैंने कहा माँ, आखिर सागर को क्या हो गया? तो वो कहने लगी कि पता नहीं बेटा, सागर एक दिन दुकान पर काम कर रहा था, वहाँ उसको खून की उल्टी आने लगी। दुकान के मालिक ने फ़ोन करके जब मुझे ये बात बताई तो मैं उसे पास के ही डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने उसे दवाई दे दी। थोड़ी देर के लिए उसे सुकून आ गया था, मगर अभी भी उसकी ऐसी ही हालत है। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। मैंने माँ से कहा माँ, मैं कल ज़रूर आऊँगी, मामा जी को भी बताऊँगी कि सागर की तबीयत ठीक नहीं है। माँ कहने लगी कि हाँ बेटा, तू आ जाना, मगर याद रखना कि अपने मामा के साथ ही यहाँ से चली जाना। मैं अपनी माँ की बात को अच्छी तरह से समझ गई थी। अगले ही दिन मैं मामा जी के साथ जब अपने घर गई तो वहाँ मैंने देखा कि मेरे भाई की तबीयत ख़राब है। माँ ने मामा जी को बताया कि कल रात से तो उसकी तबीयत कुछ बेहतर है। घर के अंदर दाखिल होते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे, क्योंकि भाई की तबीयत खराब थी और पिताजी आंगन में रखी चारपाई पर बैठकर सिगरेट पी रहे थे। मामा जी और मुझे देखकर उन्होंने पूरी तरह से इग्नोर किया था। उन्हें तो लोगों की इज्जत करना भी नहीं आता था। मैं अपने पिता पर अफसोस करते हुए घर के अंदर आ गई थी। थोड़ी बहुत देर हम लोग वहाँ बैठे। मामा ने माँ को भाई के इलाज के लिए थोड़े से पैसे दिए और हम लोग फिर वापस आ गए थे। मैं और पूर्वी रोज़ शाम के टाइम पर छत पर पढ़ाई करने के लिए चले जाते थे, क्योंकि नीचे बैठकर जब मैं पढ़ाई करती तो मामियों की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती थी। मामा जी के सामने तो दोनों ही मामियाँ मेरे साथ बहुत अच्छी होती थी, लेकिन उनके पीछे वो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती थी। मैं तो उनकी हर बात को खामोशी से बर्दाश्त करती थी। पूर्वी भले ही मुझसे उम्र में छोटी थी, लेकिन वो मेरी तकलीफ़ को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। उसे भी दिखाई दे रहा था कि उसकी माँ और ताई का बिहेवियर मेरे साथ कैसा होता है। शाम को जब हम लोग छत पर पढ़ाई करने के लिए बैठते तो मैं उसे भी पढ़ा दिया करती थी और अपना भी पढ़ती रहती थी। हमारे ही घर के बराबर में जो घर था उसकी छत हमारी छत से मिली हुई थी। पिछले 2 दिनों से वहाँ पर 2 लड़के बैठकर शाम की चाय पिया करते थे और आपस में बातें भी करते रहते थे। उनमें से एक लड़का देखने में ऐसा लगता था जैसे काफ़ी अमीर घर का हो, जबकि दूसरा वाला लड़का मामूली से कपड़े पहना करता था। मैंने देखा था कि वो अच्छे कपड़े पहनने वाला लड़का मुझे नज़र भरकर देखता रहता था, जबकि उसके साथ वाला जो दूसरा लड़का होता था वो पूर्वी से बातें करता था। बस वो उनका पड़ोसी लगता था, इसलिए वो उसको तरुण भैया कहकर बुलाती थी। दूसरे वाले लड़के का नाम आलोक था। वक्त इसी तरह से गुजरा जा रहा था। मुझे मामा जी के घर रहते हुए अब 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया था। मेरे घर पर बात होती तो माँ यही बताती थी कि तुम्हारे भाई की तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा, और तुम्हारा पिता है कि अपने बेटे को बीमार देखकर भी उसे किसी बात की कोई परवाह नहीं है। मैंने माँ को तसल्ली दी थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप एक बार भाई को किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ, शायद उसकी बीमारी ऐसी हो कि छोटे डॉक्टर की समझ में नहीं आ रही हो और बड़ा डॉक्टर देखते ही समझ जाए। वो कहने लगी कि लेकिन बेटा, बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तुम्हारे मामा जो पैसे देकर गए थे वो पैसे मेरे पास से खर्च हो चुके। सागर की देखभाल करने के चक्कर में मैं भी काम पर नहीं जा रही हूँ।
मैं अपनी माँ का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन इंटर पास लड़की को कौन नौकरी दे सकता था। इधर वो लड़का अभी भी छत पर हर रोज मुझे ताड़ता रहता था। एक दिन तरुण फलांग कर हमारी छत पर आ गया और कहने लगा कि तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती हो। मैंने कहा, आप ये बातें क्यों पूछ रहे हो? तो वो कहने लगा कि अगर तुम्हें पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात पूछनी है तो तुम मेरे दोस्त आलोक से पूछ सकती हो, ये विदेश से पढ़कर आया है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पूछ लूँगी। इधर घर में मुझे मामी छोटी छोटी बातों पर बातें सुनाती रहती थी। कहती थी कि महंगाई के दौर में तुम्हारे मामा अपने बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से तुम भी हमारे सर पर आकर बैठ गई हो। तुम्हारी माँ को तो शर्म आनी चाहिए, अपने पति से तो वो कुछ नहीं कहती और अपनी बेटी को यहाँ पर भेज दिया। मैं मामी की बातों को बर्दाश्त किया करती थी। कॉलेज में मेरी एक लड़की से दोस्ती भी हो गई थी। सारी ही लड़कियां अलग से इंस्टीट्यूट भी जाती थी, मगर मैं तो कॉलेज जाती थी, यही बहुत बड़ी बात थी। एक दिन मुझे पढ़ाई में कुछ दिक्कत आ रही थी तो मैंने छत पर आलोक को देखा तो नोटिस किया कि वो मेरी ही तरफ देख रहा था। मैंने उसे हाथ हिलाकर छत पर आने का इशारा किया। मैंने कहा कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। उसी समय वो जल्दी से छत फलांग कर छत पर आ गया था। अभी वो मुझे पढ़ाई से रिलेटेड बातें बता ही रहा था। उसके बाद उसने मुझे अपने बारे में बताया। वो कहने लगा कि मैं आपको हर रोज़ यहाँ छत पर पढ़ाई करते हुए देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जैसी होनहार लड़की जो हमेशा छत पर आती है तो उसकी नज़र इधर उधर भी नहीं होती, बस अपनी पढ़ाई में ही लगी रहती है। मैंने कहा कि थैंक यू, और आपने मुझे ये सब कुछ समझाया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम दोनों इतनी बात कर ही रहे थे जब अचानक पीछे से मामी छत पर कपड़े फैलाने के लिए आ गई। मामी ने हम दोनों को बातें करते हुए देख लिया था। वो इस समय मेरे करीब आई। उन्होंने मुझे पीछे धकेला और कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, यहाँ हमारी इज्जत को नीलाम करते हुए छत पर खड़े होकर तुम पड़ोस के लड़के से बातें कर रही हो। ये बात जब आलोक ने सुनी तो वो उल्टे पैरों अपनी छत पर चला गया और फौरन से ही चला गया था। वो समझ गया था कि मेरी मामी गलत समझ चुकी हैं। मैं बहुत डर रही थी। मैंने कहा, मामी आप क्या कह रही हो? मामी कहने लगी कि चलो मेरे साथ, अभी मैं तुम्हारी करतूत तुम्हारे मामा जी को बताती हूँ। वो तुम्हें बहुत अच्छा समझते हैं ना, उन्हें तो यही लगता है कि तुम छत पर पढ़ाई करने के लिए आती हो। ये तो अच्छा हुआ कि आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, वरना तुम तो अपने मामा की नज़रों में अच्छी ही बनी रहती। मैं मामी से कहती रही कि मामी एक बार मेरी बात तो सुनिए। उस लड़के को मैंने सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बातें पूछने के लिए बुलाया था, मगर मामी ने मेरी एक न सुनी और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे खचेड़ते हुए छत से नीचे लेकर आ गई थी। उन्होंने एक की दो लगाकर मामा जी को सुनाई थी। बड़ी मामी को भी उन्होंने कुछ इसी तरह से बताया था। मैं बार बार सब लोगों से यही कह रही थी कि मैंने सिर्फ उससे पढ़ाई के बारे में पूछने के लिए ही बुलाया था। तरुण ने मुझे बताया था कि वो लड़का विदेश से पढ़कर आया है, तुम्हें जो भी पूछना है उससे पूछ लेना। मामी ने इस बात को बढ़ावा दिया और कहने लगी, तो तुमने उसके दोस्त को छत पर ही बुला लिया, इसका मतलब तुम तरुण से भी बात करती हो। इस तरह हमारी मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी। बड़ी मामी कहने लगी कि आजकल किसी पर भरोसा करने का ज़माना नहीं है। देख लिया ना आपने कि आपकी भांजी किस तरह से मोहल्ले के लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसा रही है। इस बात पर मेरे दोनों मामा को गुस्सा आया था। उन्होंने उसी समय मेरी माँ को फ़ोन कर दिया और कहने लगे कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। तुम्हारी बेटी को हमने यहाँ इसलिए नहीं रखा था कि ये हमारे मोहल्ले में हमें बदनाम करवा दे। तुम्हारी बेटी हमारे मोहल्ले के लड़कों के साथ चक्कर चला रही है। माँ ये सब सुनकर हैरान रह गई थी। मैं एक तरफ खड़ी हुई आंसू बहा रही थी। मेरी बात यहाँ पर कोई नहीं सुन रहा था। उस दिन घर में बहुत हंगामा हुआ था। मामियाँ बहुत तेज़ आवाज़ से बोल रही थी। वो लोग तो वैसे भी यही चाहती थी कि मैं इस घर से चली जाऊं। मुझे तो लगता था कि आलोक भी मेरी मामियों के साथ ही मिला हुआ था। आखिरकार वो उनका पड़ोसी था। हो सकता है ये सब इन लोगों की मिली भगत हो, तभी तो वो मुझे घूर घूर कर देखता रहता था। मेरे एक बार के ही बुलाने पर वो फौरन आ गया। वो चाहता तो मामी को सच्चाई बताकर भी जा सकता था, मगर वो तो मामी को भड़कता हुआ देखकर फौरन ही वहाँ से गायब हो गया और सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ गया। मैंने सोच लिया था कि मुझ जैसी लड़कियों की किस्मत ऐसी ही होती है। मैं जानती थी कि अब मेरी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी मेरी दोनों मामियों ने मिलकर मामाओं को सुना दी थी। यहाँ मुझे रहते हुए काफ़ी समय गुजर गया था। यहाँ की लड़कियाँ और औरतें भी मुझे जानने लगी थी। सबको समझ आता था कि मेरी मामी मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रही हैं, क्योंकि वो पड़ोस के घरों में बैठकर मेरी बुराई किया करती थी
और सबको यही बताती थी कि हम किसी भी तरह से इसे यहाँ से भगाना चाहते हैं। फिलहाल अगले ही दिन मेरी माँ मुझे लेने के लिए आ गई थी। मुझे लगा वो तो मेरी बात को समझेगी, मगर उन्होंने भी मुझे देखते ही मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। माँ कहने लगी कि कमबख्त, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ, परेशानियों ने मुझे घेर रखा है और तूने भी मुझे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी बात पर बड़ी मामी कहने लगी कि देखो भावना, अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, हम इसे यहाँ पर नहीं रखेंगे। हमारे घर में भी पूर्वी है, अभी वो बच्ची है, यहाँ इसको ऐसी हरकतें करते देखकर उस बच्ची पर क्या असर पड़ेगा। मैं तो अपना गाल पकड़कर खड़ी हुई रो रही थी। मुझे लगता था कि मेरी माँ तो मेरी बात को समझेगी। माँ को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर ले आई थी। मैंने घर आकर भी माँ से रोते रोते कहा था कि माँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मामियाँ तो चाहती ही यही थी और अब वो इस बात में कामयाब हो गई। मैंने तो सिर्फ उसे अपनी मदद के लिए बुलाया था। माँ गुस्से में मेरे करीब आई। वो हाथ उठाकर मुझे मारने ही वाली थी, मगर उन्होंने अपना हाथ रोक लिया और सहम कर बैठ गई। रोने लगी और कहने लगी कि बेटा, तू बहुत मासूम है, तू अभी चालाकियाँ नहीं जानती, गलती तो तेरी ही है। तूने उस लड़के को छत पर बुलाया ही क्यों? वो तेरी खातिर छत तक आ गया। उन लोगों को बढ़ावा मिल गया कि तूने उसे छत पर बुलाया है। तुझे ही सोचना चाहिए था कि तू अपनी मामियों को कोई मौका न दे, मगर अब बहुत कुछ हो गया। मैंने तो कुछ और ही सोचा हुआ था, मगर तूने सब कुछ खराब कर दिया। माँ फिर से सर पकड़कर रोने लगी और मैं अपने आंसू साफ कर रही थी। मैंने अपनी माँ को भरोसा दिलाया कि मैं कभी कुछ गलत नहीं करूँगी। आपकी बेटी भले ही भोली है, मासूम है, मगर ख़राब कैरेक्टर की नहीं है। माँ कहने लगी कि अब तेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो सकेगी और हम तेरी शादी कैसे करेंगे। मैंने कहा माँ, मुझे अब आगे नहीं पढ़ना, और रही शादी की बात तो जब भगवान चाहेगा मेरी शादी हो जाएगी। उन लोगों ने मुझ पर एहसान किया था, मगर मुझे नहीं पता था कि उनके एहसान का बदला मुझे इस तरह से चुकाना पड़ेगा। माँ कहने लगी कि बेटा, मैं क्या करूँ, तेरे भाई की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही। मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2-3 दिन जब मैं कॉलेज नहीं गई तो मेरी दोस्त का फ़ोन आ गया था। उसका नाम रूपाली था। रूपाली कहने लगी कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? तो मैंने उसको पूरी बात सुनाई। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि ऐसे तो तुम अभी कॉलेज नहीं आओगी। मैंने कहा कॉलेज आऊँगी तो पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे ना तो मेरे पास है न मेरे माता पिता के पास हैं। इस समय मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है। रूपाली कहने लगी तो फिर तुम अपने भाई का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाओ। मैंने कहा हाँ, मैं माँ से बात करती हूँ। कुछ भी करके हमें उसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, तभी उसकी बीमारी के बारे में कुछ पता चलेगा। रूपाली कहने लगी कि भले ही तुमने पढ़ाई छोड़ दी है, मगर मुझसे दोस्ती ख़त्म मत करना। हम दोनों फ़ोन पर बातें करते रहेंगे। मैं उसकी बात सुनकर खुश हुई थी। मैंने कहा कि नहीं, मैं तुमसे दोस्ती ख़त्म नहीं करूँगी। एक तुम ही तो हो जो मुझे बहुत अच्छे से समझती हो। मैंने माँ से कहा कि माँ, हमें कुछ भी करके सागर को किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना होगा। तो माँ कहने लगी कि बेटा, मैं कहाँ से उसको बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ? बड़े डॉक्टर के पास फीस के भी पैसे देने होंगे, डॉक्टर रिपोर्ट्स भी करवाएगा और दवाइयों का खर्च भी ज़्यादा होगा। माँ और मैं आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। इतने में ही पिताजी घर के अंदर दाखिल हुए तो मैं उनके पैरों में जाकर गिर गई और उनसे कहने लगी कि पिताजी, कुछ भी करके सागर की जान बचा लो। एक आप ही तो हो जो कहीं से पैसे ला सकते हो। एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करता, मगर आपने तो कभी हम लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं। पिताजी ने उसी समय मुझे धक्का दिया। मैं ज़मीन पर गिर गई थी। माँ ने मुझे जल्दी से आकर संभाला और वो पिताजी से कहने लगी कि ये क्या हरकत है। पिताजी पर जब हम दोनों की नज़र गई तो वो लड़खड़ाकर चल रहे थे। माँ ने तो अपना सर ही पकड़ लिया था। इसका मतलब ये था कि आज पिताजी शराब पीकर आए थे। अभी उनके ऐबों में एक और कमी रह गई थी। सिगरेट और गुटखा तो वो पहले से ही खाते थे, लेकिन अब तो वो शराब भी पीने लगे थे। पिताजी नशे की हालत में धुत थे। लड़खड़ाकर चलते हुए बिस्तर पर जाकर लेट गए थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। उनके पास से बहुत तेज़ बदबू आ रही थी। माँ कहने लगी कि वैसे तो तुम्हारे पिता के पास पैसे नहीं होते, मगर शराब पीने के लिए न जाने ये आदमी पैसे कहाँ से ले आता है। दूसरी तरफ भाई बिस्तर पर लेटा हुआ कर्रा रहा था। उसका शरीर बहुत दुबला पतला हो गया था। पिताजी तो हमारी कुछ भी सुनने की हालत में नहीं थे। फिर मेरी माँ मजबूरन उन लोगों के यहाँ मदद मांगने के लिए गई जहाँ पर वो नौकरी किया करती थी। उन्होंने उनसे पैसों की मदद के लिए कहा तो उन लोगों ने रहम खाकर मेरी माँ को 10,000 रुपये दे दिए थे। माँ ने उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया था।
फिर मेरी माँ और मैं सागर को अच्छे अस्पताल ले गए थे। वहाँ जाने के बाद हमने उसका डॉक्टर से चेकअप करवाया। डॉक्टर ने बताया कि सागर को कैंसर है और उसका कैंसर लास्ट स्टेज पर चल रहा है। ये सुनकर तो माँ और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि सागर इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। डॉक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द आपके बेटे का ऑपरेशन करना होगा। अभी भी उसके बचने के चांस हैं। अगर उसका वक्त पर ऑपरेशन हो गया तो वो बच सकता है। माँ कहने लगी, तो फिर आप ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा, लेकिन ऑपरेशन में 30 लाख रुपए का खर्च आएगा। ये सुनकर तो माँ और मैं बहुत परेशान हो गए थे। यहाँ हम इतनी मुश्किल से बड़े डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए आए थे, उधर डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए इतनी बड़ी रकम बता दी थी जिसको जमा करना हमारे लिए कोई आसान काम नहीं था। 2 दिन तक उस अस्पताल में मेरा भाई एडमिट रहा था, मगर जब हमारे पास पैसे खत्म हो गए तो हम उसे घर वापस ले आए थे। माँ सागर की ऐसी हालत देखकर बहुत रो रही थी। मैंने माँ को समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर मैं अपनी माँ को सिर्फ तसल्ली दे सकती थी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। अभी हम घर में ही मौजूद थे जब धड़-धड़ हमारा दरवाज़ा बजने लगा। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो हमारे पड़ोस के रहने वाले प्रकाश चाचा ने कहा कि बेटा जल्दी से जा, अपने पिता को बचा ले। मैं तो उनकी बात सुनकर घबरा गई। मैंने कहा कि प्रकाश चाचा, क्या हो गया? आप इतना क्यों घबरा रहे हो? उन्होंने कहा कि बेटा तू यहाँ से जल्दी जा और अपने पिता को बचा ले। उधर भीड़ तेरे पिता को बहुत मार रही है, ऐसा ना हो कि वो मर जाए। मैं तो डर गई। मैंने कहा, आप क्या कह रहे हो? तो वो कहने लगे कि हाँ, बाजार में तेरा पिता एक औरत का पर्स चोरी कर रहा था, उसको वहाँ के लोगों ने देख लिया। वो भागने की कोशिश करने लगा तो फिर भी भीड़ ने उसे पकड़ लिया और लोग उसे बुरी तरह से मार रहे हैं। चाचा की बात सुनकर मेरे तो जैसे कदम लड़खड़ा गए थे। मेरा शरीर कांपने लगा था। मैंने माँ को कुछ नहीं बताया, वो पहले ही काफ़ी परेशान थी। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक से डाला और मैं उसी समय घर से निकल गई थी। भागते भागते मैं जल्दी से बाजार वाले रास्ते पर पहुंची तो देखा कि एक तरफ बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। लोगों ने गोल घेरा बनाया हुआ था, चारों तरफ शोर ही शोर था। भीड़ के बीच खड़े हुए लोग कह रहे थे कि मारो मारो। मैं ये सब देखकर बहुत घबरा रही थी, मगर फिर भी मुझे अपने पिता को बचाना था। मैं भीड़ को चीरती हुई बड़ी मुश्किल से जब अपने पिता तक पहुंची तो देखा कि लोगों ने उनका मार मार कर बुरा हाल कर दिया था। वो बेसुध जमीन पर पड़े हुए थे, उनके हाथ पैरों और गाल के पास से खून भी निकल रहा था। मैं जल्दी से अपने पिता के पास गई। लोग अभी भी उन पर लात घूंसे बरसा रहे थे। मैं सबसे कहने लगी कि प्लीज़ इन्हें छोड़ दो, मैं इनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं सबके आगे हाथ जोड़ रही थी। इतने में ही पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनते ही वहाँ पर मौजूद लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे। वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी। पुलिस ने जल्दी से भीड़ को मेरे पिता के करीब से हटाने की कोशिश की। उन्होंने देखा तो मेरे पिता की हालत बहुत ख़राब थी। पुलिस ने एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाया। मैं पिताजी को उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो बेहोश हो चुके थे। मैं बुरी तरह से रो रही थी। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे कंधों से पकड़ा और वहाँ से पीछे हटने के लिए कहा। मैंने रोते हुए चिल्ला चिल्लाकर कहा कि ये मेरे पिताजी हैं। वो औरत जिसका पर्स चोरी हुआ था, वो अपना पर्स लेकर वहाँ से जा चुकी थी, जबकि अभी भी वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी। सब लोग तमाशा देख रहे थे। आज मुझे पता चला था कि मेरे पिताजी के पास पैसे कहाँ से आते थे। वो अपने शौक पूरे करने के लिए चोरियाँ करते थे, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए मेहनत नहीं कर सकते थे। मेरे पिताजी को अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। मैंने फ़ोन करके माँ को सब कुछ बता दिया था। माँ पड़ोस के लोगों को मेरे घर पर छोड़कर अस्पताल भागी चली आई थी। वो बुरी तरह से रो रही थी। मुझसे कहने लगी कि बेटा क्या हुआ है? मैंने कहा, माँ अभी पिताजी का डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। पुलिस भी अस्पताल में ही मौजूद थी। वो लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप लोग इनके कौन हो। हमने अपने बारे में बता दिया था। माँ बार बार वहाँ पर आते जाते वार्ड बॉय और नर्स से पूछ रही थी कि मेरे पति की तबीयत कैसी है, लेकिन सब ने यही कहा था कि अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। डॉक्टर अभी उनका इलाज कर रहे हैं, उनको काफ़ी चोटें आई हैं। थोड़ी देर गुजरी तो डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि पेशेंट की मौत हो चुकी है। ये सुनकर तो जैसे माँ और मेरी ज़ोरदार चीख निकल गई थी। हम दोनों एक दूसरे से लिपटकर खूब रोने लगे थे। भले ही पिताजी ने सारी ज़िंदगी हमारे लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन उनका साया हम पर सलामत था, यही हमारे लिए काफ़ी था। उनकी मौत जिस तरह से हुई थी, उस हिसाब से तो ये सारे मेरे पिताजी के कर्म ही थे, मगर अब उनकी मौत पर हम लोग रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनकी डेड बॉडी को हम घर ले आए थे। मैं और मेरी माँ बहुत रो रहे थे। इधर हम सागर की वजह से परेशान थे।
पिताजी का अंतिम संस्कार भी हम लोगों ने बड़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद किया था, लेकिन अब हमारे घर में दिन ब दिन परेशानियां बढ़ती जा रही थी। मैं बार बार सागर को तसल्ली देती रहती थी कि तुम ठीक हो जाओगे, मगर तसल्ली देने के अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकती थी। अब तो दोनों मामाओं ने भी हमसे मुंह फेर लिया था। अब तो उनमें से कोई हमें पलटकर भी नहीं देखता था। मैंने माँ से कहा कि पिताजी तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अब हमें सागर पर ध्यान देना है। अब आप ऐसे रोती रहोगी तो कैसे चलेगा। माँ कहने लगी कि बेटा मैं क्या करूँ, जितना हो सका था मैंने तुम्हारे भाई के लिए कर लिया। वो बहुत भावुक हो रही थी, कहने लगी कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं समझ रही थी कि माँ हिम्मत हार रही है, अब मुझे ही कुछ करना होगा, मगर मैं अभी क्या करती। इस उदासी के समय में मुझे अपनी दोस्त रूपाली की याद आई थी। मैंने उसे फ़ोन किया और उसके साथ अपना दुख शेयर करने लगी। मैंने उसे यहाँ तक कहा था, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? क्या तुम मुझे इतने पैसे दे सकती हो कि मेरे भाई का इलाज हो जाए? मेरी बात सुनकर रूपाली ने कहा था कि तुम्हारे भाई के इलाज के लिए पूरे 30 लाख रुपए की ज़रूरत है। मैं तुम्हें इतने पैसे तो नहीं दे सकती, मगर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें 2-3 हज़ार रुपये दे सकती हूँ। मैंने कहा, अगर तुम मुझे इतने भी दे दोगी तो मैं तब भी खुश हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े थोड़े पैसे ही जमा करने होंगे। मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे इतनी बड़ी रकम दे सकता हो। मेरी बात सुनकर रूपाली कहने लगी कि ऐसी बात नहीं है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीब बेटियों की शादी करवाते हैं, गरीब लोगों को रहने के लिए छत तो देते हैं, बेसहारा लोगों को सहारा देते हैं, बीमार लोगों का इलाज करवाते हैं। मैंने कहा, आखिर वो लोग कहाँ हैं? कोई मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आता? कोई मेरे भाई का इलाज क्यों नहीं करवाता? मेरी बात पर रूपाली कहने लगी कि हाँ, एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वो है हमारे शहर के मशहूर इंडस्ट्रियल शेखर कपूर। सुना है कि वो गरीब लोगों की मदद करते हैं, बीमार लोगों का इलाज करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनका किसी न किसी हादसे में घर टूट गया, तो उन्होंने उन्हें घर भी बनवा कर दिया। वैसे तो वो एक बिजनेसमैन आदमी है, लेकिन वो एक तरह के सोशल वर्कर भी हैं। उन्हें लोगों की मदद करके बहुत खुशी मिलती है। तुम चाहो तो उन्हें सोशल मीडिया पर भी सर्च कर सकती हो। वो हमारे ही शहर में रहते हैं। तुम्हें वहीं उनका एड्रेस भी मिल जाएगा। तुम एक बार उनसे मुलाकात कर लो, हो सकता है कि शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर दे। अब इतना बड़ा आदमी मुझ जैसी लड़की से क्यों मिलेगा? रूपाली कहने लगी कि एक बार तुम कोशिश करके तो देख ही सकती हो ना। मैंने कहा कि चलो मैं देखती हूँ। मैंने उसी समय अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोला और शेखर कपूर को सर्च किया। मैंने उसका सोशल मीडिया अकाउंट देखा तो उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की हुई थी। वो सच में एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर थे, जिन्हें हमारे ही शहर के बहुत सारे लोग जानते थे और उनकी बहुत तारीफ भी किया करते थे। मुझे उनके सोशल मीडिया अकाउंट से जितने भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी, मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर अगले ही दिन उनसे मिलने के लिए चली गई थी। जब मैं उनसे मिलने के लिए गई तो पहले मैं उनके ऑफिस में काफ़ी देर तक वेटिंग एरिया में बैठी रही थी। उसके बाद जब वो फ्री हुए तो वहाँ पर मौजूद उनकी सेक्रेटरी ने जाकर उनको मेरे बारे में बताया था। उनका ऑफिस बहुत बड़ा था। मैं तो चारों तरफ घूम घूम कर वहाँ की हर एक चीज़ को देख रही थी। थोड़ी देर के बाद जब वहाँ से मेरी आवाज़ लगी, मैं फ़ौरन ही उनके ऑफिस में चली गई थी। जैसे ही मैंने ऑफिस में पहला कदम रखा तो देखा कि सामने ही कुर्सी पर शेखर सर बैठे हुए थे। उनकी नज़र जब मुझ पर गई तो वो मुझे देखते ही रह गए थे। उन्होंने मुझे अपने सामने बैठने के लिए कहा। मैं उनसे बात करते हुए बहुत घबरा रही थी, क्योंकि मैं पहली बार अकेले किसी ऐसे इंसान से मिलने के लिए आई थी, और वो भी इतने अमीर इंसान से। मेरे तो होठ ही काँप रहे थे कि मैं बात कब और कैसे शुरू करूं। जब उन्होंने ही हाथ बढ़ाकर कहा, तो कहाँ हैं आपके डॉक्यूमेंट्स? मैंने चौंक कर उन्हें देखा। मैं समझ नहीं पाई थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप यहाँ नौकरी के लिए आई हैं ना, तो उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे ताकि हम चेक कर सकें कि आप कितनी काबिल हैं। मैंने कहा कि सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ नौकरी के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे आपसे मदद चाहिए। वो कहने लगे कि अच्छा बताओ क्या बात है। मैंने उनको अपने भाई से रिलेटेड पूरी बात बता दी थी। मेरी बात सुनने के बाद वो कहने लगे, तो फिर तुम्हारे भाई का ऑपरेशन होना तो बहुत ज़रूरी है। इस तरह तो उस बेचारे की जान भी जा सकती है। अच्छा ठीक है, तो हम आपकी मदद कर देंगे। आपने जिस तरह से अपने घर की परेशानी और अपने भाई की हालत के बारे में बताया है, उस हिसाब से तो मैं चाहूँगा कि आपको हमारी कंपनी में नौकरी भी करनी चाहिए। आप जैसी मजबूर लड़कियों की भी हम इस तरह से मदद करते हैं। उनकी बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। मैंने कहा, मगर मैं सिर्फ इंटर पास हूँ, इससे आगे कॉलेज में एडमिशन लिया था, सिर्फ 4 महीने ही पढ़ाई की, फिर नहीं जा सकी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कल से आप हमारे यहाँ नौकरी ज्वाइन कर सकती हैं।
उन्होंने उसी समय 5 लाख रुपए का चेक निकाल कर दिया और कहने लगे कि अभी आप अपने भाई को एडमिट करवा लो, बाकी के पैसे आपको कुछ दिन बाद मिल जाएंगे। मैं बहुत खुश हुई थी। मुझे नहीं पता था कि शेखर साहब इतने अच्छे इंसान हैं कि पैसे से तो मेरी मदद करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ मुझे अपनी कंपनी में नौकरी भी दे देंगे। मैंने घर आते ही फ़ौरन सबसे पहले ये खबर अपनी माँ को सुनाई। मेरी माँ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में इतना बड़ा भी कोई मसीहा है जो इस तरह भी हमारी मदद कर सकता है। उसके बाद मैंने रूपाली को फ़ोन करके उसका शुक्रिया अदा किया और ये खबर सुनाई तो वो भी बहुत खुश हुई थी। उसने कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि शेखर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने कहा कल से मैं उनके यहाँ नौकरी करने के लिए जाऊँगी। उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में नौकरी भी दी है। ये बात सुनकर वो और भी ज़्यादा खुश हुई थी। ये खबर जब मेरी माँ को मिली तो वो कहने लगी कि बेटा, मेरा मन तो नहीं कर रहा कि तुझे नौकरी पर भेजूं, मगर वो इंसान हमारे लिए बहुत मददगार साबित हुआ, इसलिए मैं तुझे उसकी कंपनी में नौकरी करने से मना नहीं करूंगी। अगले ही दिन से मैंने नौकरी करने जाना शुरू कर दिया था। पहले मैंने कभी नौकरी नहीं की थी और ना ही मैं ये जानती थी कि काम किस तरह से किया जाता है। उनकी कंपनी में तो बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां काम कर रहे थे जिन्होंने बहुत अच्छे और महंगे कपड़े पहने हुए थे। मैं तो वहाँ के लिए एक ऐसी बेवकूफ़ लड़की थी जो कुछ नहीं जानती थी, लेकिन इस सब में भी शेखर साहब ने मेरा बहुत साथ दिया था। वो अपना केबिन छोड़कर मेरे साथ मुझे काम समझाने में लगे रहते थे। उनकी कंपनी में काम करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उधर मेरा भाई एडमिट हो चुका था। शेखर साहब ने मुझसे कहा था कि वो बाकी के पैसे मुझे बाद में दे देंगे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर नौकरी करते हुए मुझे कई दिन गुजर गए थे। मैंने देखा था कि जब शेखर साहब यहाँ काम में मेरी मदद किया करते थे, मुझे काम समझाया करते थे, तो यहाँ का पूरा ही स्टाफ हम दोनों को घूर घूर कर देखता था। अब तो ऐसा होने लगा था कि शेखर साहब के जाने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे ही लोग हम दोनों के बारे में बातें किया करते थे। उधर मेरे भाई का इलाज तो चल रहा था, लेकिन अभी तक उसके ऑपरेशन का दिन फाइनल नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑपरेशन तभी होना था जब सारी रकम अस्पताल में जमा हो जाती। एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रही थी जब ऑफिस की एक लड़की मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम अपने आप को क्या समझती हो। मैंने उसे जब देखा तो मैं बैठी हुई थी। उसे इस तरह की बातें करते हुए देखकर झट से खड़ी हो गई। मैंने कहा, आपका क्या मतलब है? वो कहने लगी कि तुम ये जिस तरह से शेखर सर से चिपकने की कोशिश कर रही हो, इसका मतलब यही है कि तुम इतने अमीर इंसान पर फिदा हो गई हो। वैसे भी तुम जैसी गरीब लड़कियां अमीर लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाना बहुत अच्छे से जानती हैं। आखिर तुम लोगों को भी मदद मिल जाती है ना, तो तुम लोग अमीर लोगों से बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हो। तभी तो सर भी हमेशा तुम पर मेहरबान रहते हैं, हमेशा तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। यहाँ सारे ही लोग तुम्हारे और सर के बारे में बातें करते हैं, मगर सर की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनका तो नेचर ही ऐसा है। लेकिन तुम्हें तो उनसे दूर रहना चाहिए ना। तुम तो उनके कंपनी की एक मामूली सी एम्प्लॉय हो, कोई काम भी नहीं जानती। मैंने कहा, वही काम ही तो सर मुझे समझाते हैं, आप गलत समझ रही हो। मगर वो कहने लगी कि यहाँ पर सब लोग तुम्हारे बारे में गलत ही बातें कर रहे हैं। मुझे उस लड़की की बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी थी। इस समय मुझे सर ने अपने ऑफिस में बुलाया तो मैं फ़ौरन ही वहाँ पर चली गई थी। आज मुझे वैसे भी उनसे बात करनी थी कि वो कब मेरे भाई का ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे देंगे। मैंने कहा कि सर, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मेरे भाई की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, उसे ऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। कहने लगे कि हाँ, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, आओ मैं तुम्हें काम समझाता हूँ। मैंने कहा कि सर, जितना हो सके आप मेरा काम जल्द से जल्द कर दीजिए, क्योंकि यहाँ ऑफिस के लोग हमारे बारे में गलत बातें करने लगे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ऑफिस के सारे ही लोग समझते हैं कि आपका और मेरा। ये कहकर मैं खामोश हो गई थी, जबकि शेखर साहब और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क था। वो मेरे पिता की उम्र के थे, मगर ऑफिस के लोगों को यही लगता था कि अपना लालच पूरा करने के लिए मैंने तो उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया। मेरी बात सुनकर शेखर सर धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आए, मुझे गौर से देखा और कहने लगे, अगर हमारे बारे में लोग गलत बातें कर रहे हैं तो हमें लोगों की कही हुई बातों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और मेरे कंधे पर रख दिए। उनका ऐसा बिहेवियर अचानक मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने झट से उनका हाथ झटक दिया और मैं पीछे को जाने लगी। वो कहने लगे, क्या तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारे भाई का इलाज हो जाए? मैंने कहा कि जी, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। वो कहने लगे, तो फिर लोग जो कह रहे हैं तुम्हें उसको सच साबित करना होगा। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे भाई को पूरी तरह से ठीक करवा सकता हूँ और तुम्हारी सारी परेशानियों को जड़ से ख़त्म कर सकता हूँ।
वो फिर से धीरे धीरे मेरे करीब आए। अब की बार उसने मुझे बहुत करीब से छूने की कोशिश की तो मैंने उनको झटक दिया। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? तो वो कहने लगा कि अब जब हम लोग बदनाम हो गए हैं तो फिर हमें वही सब कुछ करना चाहिए जो लोग समझते हैं। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वहाँ से अब भागने लगी थी जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो कहने लगे, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तो उनकी ऐसी बात सुनकर शॉक्ड ही रह गई थी। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें हैरानी हुई होगी, मगर मेरी पत्नी को मरे हुए 7 साल हो चुके हैं। मैं तभी से अपने लिए किसी अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहा हूँ और तुम मुझे पसंद आ गई हो। तुम मजबूर हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मैं तुम्हें पूरे 30 लाख रुपए दूंगा। तुम्हारे घर वालों की तकदीर भी बदल दूंगा। बताओ, तुम्हें मंजूर है? एक तरफ मेरे घर की परेशानियां थी तो दूसरी तरफ शेखर साहब मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे थे। मैंने उनसे इनकार कर दिया और कहा कि मुझे आपके ऑफिस में नौकरी भी नहीं करनी। उन्होंने मेरे जाते जाते भी यही कहा कि सोच लेना, ये ऑफ़र तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बड़ी रकम तुम्हें इस पूरे शहर में कोई भी नहीं दे सकता। मैं खामोशी से अपने घर आ गई थी और घर आकर बहुत रोई थी। माँ कहने लगी कि क्या बात हो गई है बेटा? मैंने उन्हें भी कुछ नहीं बताया। वो अस्पताल जा रही थी क्योंकि अब भाई अस्पताल में एडमिट था, इसीलिए वो उसके पास ही रहती थी। माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, जल्द से जल्द तुम्हारे भाई का ऑपरेशन होना है। तुमने अपने मालिक से पैसों के लिए नहीं कहा। अभी मैंने माँ को बताने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन मैं एकदम शांत हो गई। वो पहले ही बहुत परेशान थी। मैं उनको और तकलीफ नहीं दे सकती थी। मैं जानती थी कि जब माँ के हाथ में पैसे आ जाएंगे, भाई ठीक हो जाएगा तो उनकी मुश्किल थोड़ी कम हो जाएगी। काफ़ी वक्त तक मैं यही सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए कि अपने भाई की जान बचाने के लिए मुझे अपनी सारी ज़िंदगी दांव पर लगा देनी चाहिए। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे भाई की जान चली जाएगी, मेरी कोई मदद नहीं करेगा। पहले ही हम कितने परेशान हैं, ऊपर से पिताजी भी इस दुनिया से चले गए। लोग हम माँ बेटी को जिंदा रहने नहीं देंगे। जिस घर में बाप या भाई का साया नहीं होता, उस घर की औरतों को बहुत सताया जाता है। अभी मैं यही सोच रही थी जब अचानक मेरा मोबाइल बजने लगा और मैंने देखा तो शेखर सर की कॉल आ रही थी। मैंने कॉल रिसीव की तो तब भी उन्होंने मुझसे यही कहा था कि तुम्हारे पास 2 दिन का समय है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें इतने पैसे भी नहीं मिलेंगे कि तुम अपने भाई की दवाई भी ले सको। ऑपरेशन होना तो दूर की बात है। मैंने कहा, सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप क्यों मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो? तो वो कहने लगा कि तुम मुझे पसंद आ गई हो। अब मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तुम मजबूर होकर मुझसे शादी कर लोगी, इसलिए तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो उसे टेढ़ा करने की क्या ज़रूरत है? मैंने फ़ोन बंद कर दिया था और मैं रोने बैठ गई थी। मैंने सोचा कि मुझे शेखर साहब से ही शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे अब अपने भाई को बचाने का एक यही सही रास्ता दिखाई दे रहा था। अगले ही दिन मैं उनके घर चली गई और उनसे कहा कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे भाई का ऑपरेशन। तो वो कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, इधर तुम मुझसे शादी करोगी, उधर मैं अस्पताल में तुम्हारे भाई के लिए पैसे भेज दूंगा। आज शाम तुम मुझसे शादी करोगी, मैं शादी के सारे बंदोबस्त करता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है। मैं वहाँ से पलटकर आने वाली थी जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि अपने घर जा रही हूँ। तो वो कहने लगे कि तुम कहीं नहीं जाओगी, क्या पता तुम कहीं भाग जाओ और शादी से इनकार कर दो, फिर मैं तुम्हें ढूंढता रहूं। मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी कि दरवाज़ा खोलो, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मगर उनका कहना था कि रात तक तुम्हें यहीं पर रहना है। जब तक तुम्हारी शादी मेरे साथ नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें इस कमरे से आज़ाद नहीं करूंगा। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अपना काम निकलने के बाद यहाँ से फरार हो जाओगी। ये बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं था। मैं रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई। मैं ना जाने किस मुसीबत में फंस गई थी, मेरी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे इस बंद कमरे में लगभग 4 घंटे गुजर गए थे। तभी झट से दरवाज़ा खुला। मुझे लगा शायद शेखर सर अंदर आए हैं, मगर एक नौकरानी आई थी। उसने शादी का लाल जोड़ा मुझे दिया और कहने लगी कि 1 घंटे के बाद तुम्हारी शादी है, अच्छे से तैयार हो जाना। लड़कियां अपनी शादी का जोड़ा देखकर खुश हो जाती हैं, मगर ये मेरे लिए शादी का जोड़ा नहीं बल्कि किसी बड़ी मजबूरी का हल था। मैंने उसे उठाया और रोते हुए धीमे धीमे तैयार होने लगी। मैं तैयार होते होते भगवान से शिकायत कर रही थी कि सारी परेशानियां मेरे लिए ही हैं, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा।
सुना है कि बुरे लोगों के साथ बुरा होता है, मगर मेरे साथ तो बचपन से ही बुरा होता आ रहा है। अभी मैं यही सब सोच ही रही थी जब अचानक खिड़की से कोई कूदकर कमरे के अंदर आया। मैं उसे देखकर बहुत डर गई थी कि आखिर कौन है जो कमरे के अंदर खिड़की से आया है। मैंने घबराकर जब पीछे की तरफ पलटकर देखा तो मेरे सामने खड़ा हुआ इंसान, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कांपते हुए शब्दों में कहा कि तुम। उसने भी मुझे देखकर कुछ इसी तरह से चौंक कर कहा था कि तुम यहाँ, तुम ये क्या करने जा रही हो? तुम पागल हो गई हो? वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब आया। जब मैं उससे पीछे हटने लगी और कहने लगी कि तुम कौन होते हो मुझसे ये सब सवाल करने वाले, और यहाँ पर क्यों आए हो, वो कहने लगा कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ उस दिन बहुत गलत हुआ था। मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मामी तुम्हारे साथ इतना गलत करती हैं। वो तो मैं उन्हें देखकर घबरा गया था, और जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि तुम्हारे मामा के घर में बहुत शोर हो रहा था। उसके बाद से ही तुम मुझे दिखाई नहीं दी। अगले दिन जब मैंने वहाँ की औरतों को आपस में तुम्हारे बारे में बात करते हुए सुना तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो लोग आपस में बातें कर रही थी कि वो लड़की तो बहुत अच्छी है, मगर सुना है कि इसकी मामियों ने उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे यहाँ से भेज दिया। वो बेचारी तो यहाँ पढ़ने के लिए आई थी। तब मुझे समझ आया कि उन्होंने तुम्हें मुझसे बात करने पर डांट लगाई थी, और इस बात को बढ़ावा देकर उन्होंने तुम्हें बदनाम कर दिया। मैंने कहा कि हाँ, तो ये सब कुछ तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? तुम भी तो उनके साथ मिले हुए थे ना? वो कहने लगा कि नहीं, मैं उनके साथ क्यों मिला हुआ होता, बल्कि मैं तो वहाँ किसी को जानता भी नहीं था। मैंने कहा क्यों नहीं जानते थे? वो घर तुम्हारा था तो ज़रूर जानते होगे। वो कहने लगा कि तुम मुझे गलत समझ रही हो। वो घर मेरा नहीं था, वो घर तरुण का था। मैं अपने घर से भागकर तरुण के घर में कुछ दिनों के लिए रह रहा था। मैंने वहाँ छत पर तुम्हें देखा तो मुझे तुम पसंद आ गई थी। मैं देखा करता था कि तुम कितनी शरीफ लड़की हो जो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती हो। मैंने तुम जैसी सुंदर और प्यारी लड़की कहीं नहीं देखी थी, इसलिए मेरा तुम पर दिल आ गया। लेकिन अब जो तुम करने जा रही हो वो तुम बहुत गलत कर रही हो। मैंने तुम्हें तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उस दिन के बाद से मुझे तुम्हारा कभी कोई नामो निशान नहीं मिला। आज तुम्हें यहाँ देखकर मैं दंग रह गया हूँ। आखिर तुम ये सब क्यों करने जा रही हो? मैंने अपने दोनों हाथों से उसे झटका और कहा कि निकल जाओ यहाँ से। तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले? वो कहने लगा कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ, लेकिन तुम जिससे शादी करने जा रही हो उसको जानती हो ना? वो अधेड़ उम्र का आदमी है। मैंने कहा मैं सब कुछ जानती हूँ और ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। चले जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। ये शादी मैं खुद अपनी मर्जी से कर रही हूँ, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? उसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि नहीं, तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकती। मैं उससे कहने लगी कि मेरा हाथ छोड़ो, यहाँ कोई आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मगर वो कहने लगा कि मैं तुम्हारा हाथ हरगिज़ भी नहीं छोड़ूंगा। इतनी ही देर में कमरे का दरवाज़ा खुला और शेखर साहब कमरे के अंदर आ रहे थे। मैंने जल्दी से उससे कहा कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। मगर वो मेरा हाथ पकड़कर डटकर वहाँ खड़ा रहा। शायद उसे ऐसे लोगों से डर नहीं लगता था। दरवाज़ा खुलने के बाद जैसे ही शेखर साहब कमरे के अंदर आए, मैंने देखा कि आलोक अभी भी वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। जैसे ही शेखर साहब ने आलोक को देखा, उन्होंने चौंक कर कहा कि तुम, ये सब मैं अपनी आंखों से क्या देख रही थी? इसका मतलब ये था कि वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। आलोक अभी भी उनके सामने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। ये सब शेखर साहब भी बड़ी गौर से देख रहे थे। उन्होंने आलोक से कहा कि आलोक, छोड़ो इस लड़की का हाथ। आलोक कहने लगा कि क्यों छोड़ दूं? ताकि आप मेरी माँ की तरह इस लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दें? ये बहुत भोली भाली लड़की है। मैं जानता हूँ कि इसको भी आपने फंसाया होगा। आखिर आज आप अपना शादी करने का सपना पूरा करने ही जा रहे थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस मासूम लड़की की ज़िंदगी तबाह नहीं होने दूंगा। पहले तो आपने मेरी माँ की सारी जायदाद का गलत फ़ायदा उठाया। ये सारी जायदाद मेरे नाना जी की है। उन्होंने मरने के बाद अपनी बेटी के नाम कर दी और आपने मेरी माँ से शादी करके ये सब कुछ हड़प लिया। और अब मेरी माँ के मरने के बाद आप किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहते हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे आपको तो अपने बेटे की भी परवाह नहीं है। यही वजह है कि मैं हमेशा आपसे भागता रहता हूँ। कभी किसी दोस्त के घर में छुप जाता हूँ तो कभी किसी नए शहर में चला जाता हूँ, ताकि आप मुझे ढूंढकर ना निकालें। मगर आप हमेशा मुझे ढूंढकर निकाल लेते हैं, जैसे कि आप हमेशा मुझ पर अपनी नज़र रखते हैं। इसी तरह से मेरी नज़रें भी आप पर जमी हुई हैं। मुझे पता चल गया था कि आज आप शादी करने जा रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया, ये देखने के लिए
कि आखिर वो लड़की कौन है जिसको आपने अपना निशाना बनाया, लेकिन जब मैंने यहाँ इस लड़की को देखा तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं आपका ये इरादा कभी पूरा नहीं होने दूंगा। शेखर साहब अपने बेटे के सामने अचानक पिघल गए। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका हाथ छोड़ दो, शादी के सारे इंतजाम हो चुके हैं। ये लड़की तुम्हारी माँ बनकर रहेगी। आलोक कहने लगा कि इस लड़की के बदले आखिर आपने इसको कितना मजबूर किया। उसने फिर मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि बताओ इशिका, इन्होंने तुम्हें शादी करने की क्या ऑफर दी है? मैं जानता हूँ कि तुम किसी ऑफर के तहत ही इनसे शादी करने पर राजी हुई हो। इतनी ही देर में शेखर साहब बोल पड़े और कहने लगे, अरे बताओ ना, मैंने तुम्हें कोई ऑफर नहीं दिया। तुम खुद ही मेरी दौलत देखकर मुझसे शादी करना चाहती हो। मैंने उन्हें हैरान होकर देखा कि वो झूठ बोल रहे थे। आलोक कहने लगा कि इशिका, मुझे सच सच बता दो, अगर तुम किसी मजबूरी की वजह से ऐसा कर रही हो तो मैं तुम्हारी सारी मजबूरी को ख़त्म कर दूंगा और तुम्हें इनसे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम इस फैसले से इनकार कर दो। ये इंसान बहुत ही घटिया इंसान है। ये मेरा पिता है। ये तो हमेशा ही खूबसूरत लड़कियों पर नज़र रखते हैं। मैंने यहाँ अपना एक जासूस छोड़ा हुआ है जो इन पर नज़र रखता है। आज जब मुझे मेरे ही नौकर ने फ़ोन करके बताया कि मालिक एक लड़की को घर लेकर आए हैं, उन्होंने उसको कमरे में बंद कर दिया और उससे शादी करना चाहते हैं, मैं तभी समझ गया था कि वो लड़की अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रही। ज़रूर उसके साथ कुछ ना कुछ किया गया है। तभी मैं यहाँ खिड़की से कूदकर तुम्हें देखने के लिए आया था कि आखिर देख सकूं कि वो ऐसी कौन सी लड़की है। शायद इस लड़की को मेरी मदद की ज़रूरत हो। ये मेरे पिता हैं। इन्होंने मेरी माँ से भी उनकी जायदाद हड़प ली। उनके भरोसे का बहुत गलत फ़ायदा उठाया। इशिका, मैं अपने पिता से हमेशा बचता आया हूँ। मुझे ये आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लीज़ इशिका, इस शादी से इनकार कर दो। मुझे बताओ कि आखिर क्या बात है। मैंने एक नज़र तो शेखर साहब की तरफ डाली जो मुझे आंखों से इशारा करके मना करने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ आलोक पर डाली जिसकी आंखों में आज मुझे उसके पिता के खिलाफ बहुत गुस्सा नज़र आ रहा था। मैंने उसी समय बता दिया कि मैं मजबूर हूँ। मेरा भाई बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। उसके ऑपरेशन के लिए 30 लाख रुपए की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि अगर मैंने इनसे शादी कर ली तो ये मेरे भाई का इलाज करवा देंगे और हमारी गरीबी भी ख़त्म कर देंगे। मेरी बात सुनकर आलोक को बहुत गुस्सा आया। उसने घूरकर अपने पिता की तरफ देखा। आलोक ने उसी समय अपने नौकर को आवाज़ लगाई। जब वो नौकर कमरे के अंदर आया तो उसने कहा कि अभी और इसी समय पुलिस को बुलाओ। उधर शेखर साहब अपने बेटे के आगे हाथ जोड़ते रहे कि नहीं बेटा, ऐसा मत करो। देखो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। इस लड़की से मेरी शादी मत करवाओ। ये लड़की झूठ बोल रही है। ये लड़की लालची है। इसने खुद मुझसे शादी के लिए कहा था और अब ये मुकर रही है। ठीक है कि मैं इससे शादी नहीं कर रहा, मगर पुलिस को बुलाने की क्या ज़रूरत है? आलोक कहने लगा, मैं बचपन से लेकर अब तक आपकी सारी हरकतों को झेलता आ रहा हूँ। पहले भी कई बार आपने शादी करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मैंने आपका प्लान फ्लॉप कर दिया। लेकिन मैं इशिका के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता। वो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि आलोक उनका बेटा है और उनसे भी 10 कदम आगे है। उनके आगे सिर्फ उनके बेटे की चल सकती है, बाकी किसी की नहीं। वो अपने बेटे के आगे सहम कर रह गए थे क्योंकि उनके बेटे ने उनकी एक न सुनी थी। आलोक ने पुलिस को बुलाकर सब कुछ बता दिया था। उसने कहा था कि मैं अब अपने पिता की हरकतें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आप इन्हें लेकर जा सकते हैं। पुलिस ने मेरा भी बयान लिया था जिसमें मैंने पुलिस को बता दिया था कि ये मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे थे। इस तरह पुलिस शेखर साहब को अरेस्ट करके ले गई। वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मगर उनके बेटे ने उनकी एक न सुनी। आलोक ने कहा कि ये सब कुछ मेरा है, मगर मेरे पिता ने हर तरीके से इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल किया। मैंने कहा, मगर वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं, सोशल वर्कर हैं। वो कहने लगा कि अगर वो एक अच्छे इंसान है तो तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रहे थे? वो लोगों की मदद भी अपना कोई ना कोई मकसद पूरा करने के लिए ही करते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अच्छे होने का दिखावा करते हैं, जो सिर्फ सामने से अच्छे होते हैं, लेकिन जब हम उन लोगों को परखते हैं तब हमें उनकी हकीकत पता चलती है। मैं तुम्हें भी और सब लोगों को भी यही समझाना चाहूँगा कि अगर किसी इंसान के दिल को समझना है तो उसको परखने की बहुत ज़रूरत है। जब हम किसी को परखते हैं तभी हमें उसकी हकीकत पता चलती है, वरना सामने से तो हर इंसान अच्छा नज़र आता है, उसके दिल में क्या चल रहा है ये हमें बाद में ही पता चलता है। आलोक एक बहुत अच्छा लड़का था। उसके पिता ने हमेशा चाहा था कि वो गर्लफ्रेंड्स रखे, शादी करे, मगर आलोक अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वो अपनी माँ की जगह किसी और को नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो हर बार अपने पिता को रोकता था और अपने पिता से नाराज़ होकर कहीं ना कहीं चला जाता था, क्योंकि इस घर में उसे सुकून नहीं मिलता था। ये सब कुछ उसका था और फिर भी उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं था।
उसने हर बार कोशिश की कि उसका पिता सुधर जाए, संभल जाए, मगर शेखर साहब संभलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दुनिया के सामने वो बहुत अच्छे थे। आलोक पहले भी अपने पिता से नाराज होकर अपने किसी दोस्त के घर छुप गया था और वहीं पर रह रहा था। जब उसने मुझे देखा था उसने कहा कि इशिका, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आज इस लाल जोड़े में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या इसी लाल जोड़े में और इसी मंडप में तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मेरे डैड से शादी करने के बाद जो तुम्हारी मजबूरियां पूरी होती, मगर मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारी सारी जिंदगी संवर जाएगी। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसे पहली नज़र में देखते ही मैंने पसंद कर लिया था और मन ही मन उसे चाहने लगा था। मगर मैं ये नहीं जानता था कि मेरी उस छोटी सी गलती से तुम पर इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मैं तुमसे उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुम्हें उसी समय अकेला छोड़कर चला गया। मैं डर गया था, मगर अब मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हारे भाई का इलाज भी करवाऊँगा और तुम्हें अपने घर में जगह दूंगा। प्लीज़ मान जाओ। वो इतना बेबस और उदास सा चेहरा बनाकर कह रहा था। मैं जो ये गलत फैसला करने जा रही थी सिर्फ इसीलिए कि मैं अपने घरेलू हालात सुधार सकूं और अपने भाई को बचा सकूं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता था जैसे आलोक तो मेरी पूरी ज़िंदगी सुधार कर रख देगा। इसलिए मैंने उसको हाँ कर दी थी और इस मंडप में इस लाल जोड़े में मेरी उसके पिता के साथ नहीं बल्कि उसके साथ शादी हो गई और अब मैं इस बड़े से घर की मालकिन बन गई थी। आलोक ने मेरे भाई का ऑपरेशन भी करवा दिया। मेरी माँ बहुत खुश हुई थी जब उन्होंने मुझे लाल जोड़े में आलोक के साथ देखा, तो वो भी हैरान हुई थी। मगर जब आलोक ने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्हें मेरा ये फैसला बेहतर लगा था। मेरी माँ ने कहा कि मेरी बेटी की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आई हैं। बेटा, तुम इसकी ज़िंदगी में शामिल होकर उन सारी मुश्किलों को निकाल देना। आलोक ने मेरी माँ से वादा किया कि मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। आलोक मेरी ज़िंदगी में एक पहला ऐसा मर्द था जिसने मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा किया था, वरना मेरे पिता से कभी मेरी कोई ज़रूरत पूरी नहीं हुई। मेरा भाई जो इस काबिल होने जा रहा था, मगर उसकी बीमारी ने उसे इस काबिल न होने दिया। देर से ही सही मुझे आलोक मिला, तो आलोक ने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। अब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और मैं उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।